हाय गाइस, दिस इज़ स्वागत। गाइस, आज मैं अलग अलग पैसिव इनकम सोर्स के ऊपर बात करूँगा कि पहले तो मैं ये डिस्कस करना पसंद करूँगा कि अलग अलग इनकम सोर्स बनाने का क्या ज़रूरत है हम लोग का लाइफ में। एंड सेकेंड कि ये पैसिव इनकम सोर्स कहाँ कहाँ से बनाया जा सकते हैं। ओके, देखिए, इन पैसिव इनकम सोर्स को बनाने के लिए पहले आपको अपना एक्टिवली टाइम देना पड़ेगा। यही एक कंडीशन है, पहले आपको अपना एक्टिवली टाइम देना पड़ेगा। पहले बात करते हैं कि अलग अलग इनकम सोर्स बनाने का क्या ज़रूरत है हम लोगों को। एक दिन एक शख्स ने मुझे ये चीज़ बताया था अपने एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए। वो एग्ज़ाम्पल मुझे आज भी याद है कि स्वागत, मान लो तुम मार्केट गए, मार्केट से तुम 10-15 एग्स अंडे खरीद के लाए। उस सारे एग्स को, अंडे को अगर आप एक जगह कहीं संभाल के रखते हो, बाई मिस्टेकली अगर वो अंडे गिरते हैं तो सारे अंडे गिर के एक साथ नष्ट हो जाएंगे। बट वही सारे अंडे को अगर आप अलग अलग जगह संभाल के रखते हो तो बाई मिस्टेकली अगर एक भी अंडा गिरता है तो वो एक ही गिर के नष्ट होगा, बाकी तो सब सेफ रहेगा ना, है ना। बाकी तो सब सेफ रहेगा ना। पहली बार में तो ये एग्जांपल मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, सिर के ऊपर से गया था, बट उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से समझाया। मुझ में बिज़नेस का पैशन था, तो बिज़नेस का ही एग्जांपल दे के उन्होंने समझाए थे कि देखो, मान लो तुम कोई एक बिज़नेस कर रहे हो और किसी टाइम उस बिज़नेस पे अगर मंदी आता है, बिज़नेस डाउन में जाता है, तो तुम्हारे पास कोई और इनकम सोर्स नहीं रहेगा अपना फैमिली को चलाने के लिए। तो हो सकता है ये चीज़ कि तुम्हें तुम्हारा फैमिली को लेकर रास्ते में उतरना पड़े। ओके, बट वहीं पे अगर तुम पहले से अपना अलग अलग इनकम सोर्स खोल के रखते हो तो एक मार्केट अगर कभी डाउन भी जाएगा तो बाकी सारे इनकम सोर्स से तो तुम्हारा इनकम आता रहेगा ना। तो उस इनकम से तुम अपना फैमिली को तब चला सकते हो। ओके, तब तुम्हें तुम्हारा फैमिली को लेकर रोड पे उतरना नहीं पड़ेगा। इस एग्ज़ाम्पल को मैं उस टाइम में अच्छी तरीके से रिलेट कर पाया अपने से, जब मैं यूपी में हाई स्कूल में पढ़ रहा था। हुआ यूँ था कि उस टाइम कोरोना फैल रहा था, ठीक है। तो चारों तरफ लॉकडाउन लग गया था एंड लॉकडाउन पे सारे स्कूल सब बंद हो गए थे। तो मैं यूपी में जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो वहाँ के भी स्कूल सब बंद हो गए थे, ठीक है। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर जो थे, वो उनका बहुत सारा बिजनेसेस था, वो स्कूल चलाते थे, ठीक है। उनका एसबीआई का मिनी ब्रांच भी था, एसबीआई कियोस्क जो है, एसबीआई कियोस्क था। फिर उनका खेतीबाड़ी का भी बिज़नेस था। तो ऐसे करके 2-3-4 ऐसा उनका अलग अलग बिज़नेस था और भी कुछ बिज़नेस करते थे। तो उनका उस टाइम स्कूल का बिज़नेस जो था वो बंद हो गया। स्कूल चलाते थे, स्कूल का बिज़नेस बंद हो गया, बट मैं देख रहा था कि उनका बाकी जो बिज़नेसेस था, ठीक है, जैसे एसबीआई कियोस्क का मैं बात किया, लोगों को हॉस्पिटल जाना था, किसी का कोई घर परिवार में से कोई बीमार हो गए थे तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, तो पैसा चाहिए। तो पैसा, अब जिस एरिया में पढ़ रहा था वो बहुत ज़्यादा गांव एरिया था, तो वहाँ पर कोई एटीएम जैसा सुविधा नहीं था। तो लोग क्या करते थे ना, वो मिनी ब्रांच जो था, ठीक है, मिनी ब्रांच जो होते हैं, मिनी ब्रांच पे जाके वो पैसा उठाते थे, ठीक है। जैसे एसबीआई कियोस्को का बात किया, एसबीआई का कियोस्को उन्होंने अलग अलग जगह पे ब्रांच खोले थे, ठीक है। तो वहीं से लोग पैसा उठाते थे, पैसा जमा करते थे। तो मैं देख रहा था उस टाइम वो बिज़नेस धड़ाधड़ एकदम चल रहा था। कोरोना का टाइम में उनका जो खेतीबाड़ी का जो बिज़नेस था, खेतीबाड़ी का भी बिज़नेस बंद नहीं हुआ था, वो भी चल रहा था, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम्पल को मैं उस टाइम में अच्छे से रिलेट कर पाया था। ओके, एंड उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अभी अलग अलग अपना इनकम सोर्स बनाऊँगा। ओके, एंड यही चीज़ मैं आज आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी अलग अलग इनकम सोर्स बनाना चाहिए, सिंगल इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये बात तो वर्ल्ड के एक बड़े जो इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट, ये बात उन्होंने भी कह दी है कि अगर आप सिंगल इनकम सोर्स के ऊपर आज भी डिपेंड करके चल रहे हो तो आप एक रेड जोन पे हो। ओके, सो आई होप कि आप अभी तक समझ चुके होंगे कि लाइफ में अलग अलग इनकम सोर्स रखने की क्या ज़रूरत है। ओके, अब बात करते हैं कि आप कहाँ कहाँ से अपना ये पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं। ओके, देखिए, अगर आप एक बिज़नेस ओनर है, अपना कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक वार्निंग मैं अपना तरफ से देना चाहूँगा, ये एक गलती मत करिएगा। अब बहुत से लोगों का माइंड में ना बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं, सारे बिज़नेस आइडियाज़ को एक साथ प्लान आउट करते हैं, सारे को एक साथ एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, जो कि मुझे लगता है एक रॉन्ग वे है। ये एक राइट अप्रोच नहीं है। आप
एक साथ 2 3 4 5 ऐसे एक साथ बिजनेस को सारे को एग्जीक्यूट करने जाएंगे ना, ठीक है, आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जैसे जैसे पहले चैलेंजेस जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, आपको टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। आप एक साथ कितने बिजनेस को मैनेज करेंगे? आपके पास 24 घंटे ही होंगे, ठीक है। इन 24 घंटे में से आपको अगर 4 5 ऐसा अगर आप एक साथ बिजनेस खोलते हैं, ठीक है, तो सारे बिजनेस पे आपको अलग अलग आपको टाइम देना पड़ेगा। आपके पास 24 घंटे ही है, 24 घंटे में से अगर इतने सारे बिजनेस पे टाइम देना चाहेंगे तो हो सकता है आपका नींद ही उड़ जाए। सो क्या कर सकते हैं आप एक साथ 1 से 2 बिजनेस को पहले स्टार्ट करने का कोशिश करिए, ठीक है। 1 से 2 बिजनेस को आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। बट हाँ, वहीं पे अगर आपका बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए अगर आपके पास अलग अलग टीम्स हैं, ठीक है, तो ये एक अलग बात हो जाता है, ठीक है। पर शुरुआती फेज पे अगर आप अकेले स्ट्रगल करो तो इतना सारा बिजनेस को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। सो शुरुआती फेज पे मुझे जो लगता है आपको 1 से 2 बिजनेस को रन करने का कोशिश करना चाहिए। एंड जब वो बिजनेस स्टैंड हो जाए तो आप कोई और बिजनेस पे आप फोकस कर सकते हैं तब, ठीक है। बट एक साथ सारे बिजनेस को आप एग्जीक्यूट करने मत चाहिए। बिजनेस के साथ साथ और भी अपना पैसिव इनकम सोर्स को बनाने के लिए आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, इन सारे सोर्सेज से अगर आपको पैसिव इनकम बनाना है तो आपके पास एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कैपिटल होना चाहिए, ओके, जिसे आप इन्वेस्टमेंट करके आप वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न बना पाए अपने लिए, ओके। इसीलिए मैं आपको पहले बिजनेस करने का सजेशन दे रहा हूँ, ताकि बिजनेस से आप कुछ पैसा बनाएं। बिजनेस से जो इनकम आ रहा है, ठीक है, उस इनकम को आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। देखिए, अगर आपका बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट का कोई भी नॉलेज नहीं है तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। बिना नॉलेज के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं पे तो वहाँ से आप नुकसान ही होगा, आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ लॉसेस किसी ना किसी तरफ से आपका लॉसेस होगा ही। सो कोई भी बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड को आप समझ लीजिए। आपका क्या रिस्क है उस इन्वेस्टमेंट पे एंड क्या रिवॉर्ड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दिया। सो पहला मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो है इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट। इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये कम से कम जो मार्केट का इन्फ्लेशन है उसको तो कम से कम कवर करता है। अगर आप एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो एफडी में कितना परसेंट आपको मिलता है? अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 7 to 8% मिल जाता है, ठीक है। 7 से 8% में क्या होता है? 7 से 8% तो मार्केट का इन्फ्लेशन ही है। अभी बैंक्स एफडी से जो रिटर्न दे रहा है वो मार्केट का इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं कर रहा है। सो आपका वो एक लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। टाइम के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। बट एफडी का जो रेट है आप देखेंगे कुछ सालों से वो 7% 8% इससे बढ़ा ही नहीं रहे, ठीक है। वो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है, ठीक है। मार्केट का जो इन्फ्लेशन रेट है वो इससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, ठीक है। वो इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं कर रहा है। वो तो एक घाटे का सौदा हो गया ना। जानबूझ के घाटे का सौदा क्यों करने जाए भाई है ना। तो मैं बात कर रहा था इक्विटी मार्केट के बारे में। इक्विटी मार्केट सेफ है, ठीक है, बट आपको इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा आपको, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो ये सब स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट या एसआईपी शुरू करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज लेना चाहिए, मैं बोलूँगा। उसके बाद सेकेंड जो सजेस्ट करूँगा मैं वो है डेप्थ मार्केट। डेप्थ मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बट ये आपका नेक्स्ट लेवल है। जब पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्ट करिए, ठीक है। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद आप तब जाइए डेप्थ मार्केट पे। इसमें भी कुछ रिस्क रिवॉर्ड जरूर होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होगा, ठीक है। रिस्क के बेस पे रिवॉर्ड भी होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड क्या है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बारे में उतना मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट जो मैं सजेस्ट करूँगा वो बॉन्ड्स, ठीक है। गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स इशू करती है, ठीक है। सो बॉन्ड्स मार्केट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि इसमें रिस्क कम होता है एंड जो रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेंसी मार्केट जैसे होता है ना, यूरो, यूएसडी, आईएनआर, ये जो करेंसीज होते हैं करेंसी पे भी ट्रेड होता है। करेंसी मार्केट पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा आप बल्क में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। अगर आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तभी आप करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि करेंसी मार्केट में क्या है ना, रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें
फ्रैक्चुरेशन जो है ना, बाकी मार्केट इक्विटी मार्केट में जितना फ्रैक्चुरेशन होता है एक एक दिन में, उतना भी इसमें फ्रैक्चुरेशन नहीं होता है। सो वोलेटिलिटी बोले तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसलिए रिस्क भी इसमें कम है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट मैं करने के लिए आपको सजेस्ट करूँगा वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी कोई इसको एसेट समझते हैं, कोई उसको कुछ भी नहीं समझते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ब्राइट दिखता है, सबका नज़रिया अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपका नज़रिए के हिसाब से अगर आपको इसका फ्यूचर अगर ब्राइट दिखता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट अभी तो डाउन में है, थोड़ा बिटकॉइन सब गिरा है 22 में, अभी ये अक्टूबर मंथ है, इसका प्राइस में थोड़ा गिरावट दिखा गया है। तो अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी दिख सकता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका चॉइस है। नेक्स्ट मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा। जैसे आप इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, उसी तरीके से आप उसी अकाउंट से आप ETF में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में भी कुछ रिस्क होते हैं ज़रूर, ठीक है। तो उस रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी आप अपना समझ लीजिएगा। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, म्यूचुअल फंड के जरिए डायरेक्ट इंडेक्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड वाले भी म्यूचुअल फंड जो कंपनीज होते हैं वो इंडेक्स में भी पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप इंडेक्स में भी, जो इंडेक्स बोले तो निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी बैंक, ये सब जो इंडेक्स है, इंडेक्स फंड भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको जो सजेशन करूँगा इन्वेस्ट करने के लिए वो है फॉरेन इक्विटी मार्केट, ठीक है। USA जो मार्केट है ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें भी आप इसके इन सब के बाद आप इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे टेस्ला, गूगल, इन सब के जो शेयर है ना, ठीक है, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सब मार्केट में तब जाइएगा जब आपके पास एक ह्यूज कैपिटल हो। छोटे मोटे कैपिटल लेके आप इस सब में प्लीज़ इन्वेस्ट मत करने जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, ठीक है। इन सारे के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एंड छोटे मोटे कैपिटल में ना बहुत ज़्यादा टैक्सेस चार्जेस लग जाएंगे, तो जो इन्वेस्ट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न आप कमा नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर आपको फॉरेन मार्केट से एक अच्छा रिटर्न लाना है तो आपको एक अच्छा खासा कैपिटल के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस मार्केट पे, ओके। वैसे इन्वेस्ट करने के लिए और भी कई जगह मुझे मालूम है, बट वो इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ़ नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जितना मुझे बताना चाहिए था मैं अभी आप लोगों को बता दिया हूँ। मुझे लगता है ये इनफ है आप सभी लोगों के लिए। सो इन सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, ओके। सो आई होप कि आज का ये नॉलेजेबल सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।